कैफे बॉलीवुड चैनल पर आपका स्वागत है। चित्रनगरी संवाद मंच मुंबई की साप्ताहिक गोष्ठी में लेखक जितेंद्र भाटिया की कृति जिधर से सूरज उगता है पर चर्चा। मुंबई से शामी एम इरफान की रिपोर्ट ये थी। और ये कोशिश करेंगे लाइव प्रसारण की। और हमारे पत्रकार मित्र इरफान सामी हैं, उनका यूट्यूब चैनल है और वो मोबाइल से ही पूरा चैनल संचालित कर लेते हैं और पूरा प्रोग्राम पोस्ट कर देते हैं। तो इरफान भाई बाद में आप लिंक भेजिएगा। टेबल पे किताबों के साथ में रेखा जी मौजूद है। तो जितेंद्र भाटिया जी की जो किताबें प्रकाशित हुई हैं उसमें से 12 किताब यहाँ पे मतलब अलग अलग नाम की उपलब्ध है और आप जब चाहे तब मतलब कार्यक्रम के बाद में भी कार्यक्रम के मेले भी खरीद सकते हैं। खुले आसमान के नीचे हम लोग बैठते थे और कथाकार सूरज प्रकाश ने संस्था का नामकरण किया चित्रनगरी संवाद मंच। तो हमारे एक बहुत प्रिय गीतकार गुजर गए उल्लास जी, इतनी शक्ति हमें देना दाता लिखने वाले आप जानते हैं। तो वो भी वहाँ पर आते थे और एक और गीतकार आपके सुपरिचित पंडित किरण मिश्र, वो भी वहाँ पे शामिल होते थे। और कई लोग वहाँ भी बहुत दूर दूर से आए, जैसे खाली फेसबुक पे ही देख करके ऑस्ट्रेलिया से रेखा राजवंशी जी वहाँ पधारी, उनका कविता पाठ हुआ। इलाहाबाद से जाने माने रंगकर्मी अशोक भौमुख जी आए, उनको वहाँ सुना गया। दिल्ली से नवगीतकार अशोक वशिष्ठ जी पधारे। तो इस तरह BBC के पूर्व ब्रॉडकास्टर भारदेव विमल जी आए अपनी किताब के साथ वहाँ। एक कैफे के सामने भी जो बैठक हुई उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे लोग शामिल होते रहे। और यहाँ के जो हमारे मुंबई के यार दोस्त थे वो तो थे ही। और बारिश में हमने ये जगह ढूंढने की कोशिश की और हमारे मराठी लेखक मित्र अशोक राजवाड़े ने यहाँ ट्रस्टियों से मिलाया और ट्रस्टियों के सहयोग से ये 3 साल हम लोगों के यहाँ मिले में आ गए। तो इस केशव गोरे ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मृणाल ताई का संग्रहालय है। आप सब जानते हैं कितनी जुझारू महिला थी इस इलाके में। एक ज़माने में पानी की समस्या थी, तो उन्होंने भरपूर महिलाओं के साथ अंडा मार्च निकाला और उनको लोग पानी वाली बाई बोलने लगे। तो उनकी भी पावन स्मृति को सलाम। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा जितेंद्र जी का परिचय आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा कि उससे एक अंदाज़ा ये होगा कि हम किन किन चीज़ों पर जितेंद्र जी से बात कर सकते हैं। जितेंद्र भाटिया जी का जन्म 1946 में राजस्थान में हुआ। IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग में आपने PhD की और अपने इसी संस्थान में विशिष्ट भूतपूर्व छात्र का सम्मान आपको प्राप्त हुआ। 50 वर्ष निजी और सार्वजनिक संस्थानों में वरिष्ठ पदों पर रह चुकने के बाद अब पूर्णतः लेखन, देश विदेश की अनेक यात्राएं, तकनीकी अभिभाषण, आलेख और सम्मान, 8वें दशक के प्रतिनिधि कथाकार, उपन्यासकार, विचारक और अनुवादक। आपके 6 कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। रक्तजीवी, शहादतनामा, सिद्धार्थ का लौटना, अगले अंधेरे तक, यहाँ से शहर को देखो और रुकावट के लिए खेद है। 3 उपन्यास प्रकाशित हैं। समय सीमांत, प्रत्यक्षदर्शी और दुनिया पास की अंतर्कथा। 2 नाटक, जंगल में खुलने वाली खिड़की और रास्ते बंद हैं। 4 वैचारिक पुस्तकें, सदी के प्रश्न, 21वीं सदी की लड़ाइयाँ, कंक्रीट के जंगल में गुम होते शहर और सर्जकों का प्रेक्षागृह।
3 यात्रावृत्त म्यांमार, गलियों से शहर और शहर से देश को देखना। उत्तर पूर्व, जिधर से सूरज उगता है और लातिन अमेरिका ढहेगी। विश्व साहित्य से अनुवाद और वैचारिक लेखमाला की मानक श्रृंखला सोचो साथ क्या जाएगा 4 खंडों में प्रकाशित। सिनेमा केंद्रित समीक्षात्मक लेखन और असली संकेत पुस्तक का संपादन। बच्चों के लिए लेखन और लोकप्रिय ब्लॉग पक्षियों की दुनिया। पक्षियों की फोटोग्राफी के लिए देश विदेश की यात्राएं। कई अंतर्राष्ट्रीय संपादित पुस्तकों में चित्र सम्मिलित। रचनाओं के कई भाषाओं में अनुवाद। प्रत्यक्षदर्शी उपन्यास के मराठी अनुवाद को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कई अन्य पुस्तकों को पुरस्कार और सम्मान। जो आपकी अभी नई किताब है जिधर से सूरज उगता है, उसमें जो जितेंद्र जी की भूमिका है उसका जो है आखिरी पैराग्राफ मैं आपके सामने इससे साथ में शेयर करना चाहूँगा। दिल के एक तारे के साथ की गई ये यात्राएं किसी एक देश या किसी इकहरी राष्ट्रीयता की मोहताज नहीं है। हमारी सोच का केंद्र बिंदु रविंद्रनाथ ठाकुर हैं, जिन्होंने कई दशकों पहले कहा था, धार्मिक राष्ट्रवाद कभी हमारी आध्यात्मिक सोच का आखिरी मुकाम नहीं हो सकता। मेरा गंतव्य मानवतावाद है। मैं हीरो की कीमत अदा कर कांच नहीं खरीद सकता, न ही अपने जीते जी मैं राष्ट्रवाद को मानवता पर हावी होने की इजाज़त दे सकता हूँ। ये टैगोर की लाइनें हैं। आगे जितेंद्र जी लिखते हैं, राष्ट्रीयता की तंग गलियों और पर्यटक स्मारकों से आगे इन यात्राओं का रिश्ता सभ्यता की उन बस्तियों, पर्वतों और जंगलों से है जहाँ प्रदेश और उसकी संस्कृति सांस लेती है और जिसे समझे बगैर इसकी कोई मुकम्मल पहचान बनाना मुमकिन नहीं। अब जो ये किताब है जिधर से सूरज उगता है, इस किताब के बारे में जितेंद्र जी बताएंगे आपको। उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कहाँ कहाँ की यात्राएं, और उसके बाद इसी पुस्तक से एक अंश का पाठ करेंगे। बहुत बहुत आभार। दोस्तों के बीच बात करने का एक विशेष सुख होता है और उनके बीच में अपनी किताब के बारे में बताते हुए बहुत मुझे खुशी और बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये किताब इसके अधिकांश अंश जो हैं वो पहल पत्रिका में छपे थे और लगातार छपते रहे, और उसके कुछ दूसरे अंश इससे अलग भी हैं और बाद में भी लिखे। दोस्तों, ये इस किताब का नाम है जिधर से सूरज उगता है। इसका मतलब है कि ये उस दिशा की ओर इंगित करता है और इसमें इस प्रदेश की एक सम्मिलित संस्कृति और अलग अलग इनके वजूद दोनों चीज़ों को मिलाकर लिखा गया है। और इसमें यात्राएं हैं, विचार हैं, इतिहास है, संस्कृति है और भी बहुत कुछ है। इसका जो दायरा है वो है नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के सारे 7 राज्य, इनके अलावा बांग्लादेश, इनके अलावा म्यांमार, भूटान और सिक्किम। ये पूरा प्रदेश एक मुकम्मल संस्कृति है इस प्रदेश की, जिसके बारे में कभी लिखा नहीं गया है और इसको समझने की भी कोशिश नहीं की गई है। अलग अलग संस्कृतियां यहाँ पर हैं, अलग अलग धर्म हैं, धर्मों में परिवर्तन हुए हैं बहुत सारे इतिहास के साथ, लेकिन इस प्रदेश के बारे में कुल मिलाकर शायद पहले कभी नहीं लिखा गया है। तो ये
ये जो किताब है, एक तरह से आप इसे सिर्फ यात्रा वृत्त नहीं कह सकते, क्योंकि ये किसी टूरिस्ट द्वारा देखी गई जगह की मुकम्मल पहचान हो, ऐसा सिर्फ ये नहीं है। यहाँ का इतिहास, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की राजनीति और उससे जुड़े हुए सवाल, और उन सवालों के साथ कहीं कोशिश है कि एक रूपक जो ये उत्तर पूर्व का जो प्रदेश है पूरा वो देता है, उसमें कहीं हमारी अपनी जो राजनीति है, हमारी अपनी जो चिंताएं हैं, हमारी अपनी जो परेशानियां हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें दिखाई देती हैं। मैं कोशिश करूँगा, मैं आपको एक छोटा सा अंश आपको इसका सुनाऊंगा, जो एक तरह से इसके बारे में आपको बताएगा, और उसके बाद इधर उधर मैं कुछ प्रदेशों के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, और मैं चाहूँगा कि आप अगर सवाल पूछें तो उनके बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं। विशेष रूप से मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने म्यांमार को उस छोटी सी खिड़की में देखा, खिड़की के दौरान देखा, जब दो डिक्टेटरशिप्स के बीच में ये खिड़की खुली थी, बहुत कम समय के लिए खुली, और वहाँ की मुख्यमंत्री या वहाँ की नायिका जो थी किम सुई, उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, दोबारा वहाँ पे तानाशाही आ गई, जिसकी हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। तो उस दौरान मैंने बहुत कुछ देखा वहाँ पर, उसके बारे में मैंने लिखा है। इसमें 4 अध्याय हैं म्यांमार के बारे में, और वो म्यांमार के बारे में बहुत सारी विचित्र चीज़ें भी हैं जो शायद आपको मालूम नहीं होगी, या जिन पर आपका ध्यान नहीं गया होगा, क्योंकि ये अब एक लगभग बंद प्रदेश है। और यहाँ पर जब यहाँ पर बहुत त्रासदी आई थी, प्राकृतिक त्रासदी आई थी, तो यहाँ के तानाशाहों ने बाहर से, विश्व से मदद लेने से भी इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ बहुत नुकसान हुआ। तो ये एक बंद प्रदेश है, चीन से भी अधिक बंद प्रदेश है तानाशाहों का। और वहाँ पे जो तानाशाह हैं वो सिर्फ तानाशाह नहीं है, बल्कि उन्होंने सारे के सारे जो औद्योगिक और जो सार्वजनिक संस्थान हैं उनको अपनी मुट्ठी में रखा है। वहाँ पे 4 एयरलाइंस हैं, 5 एयरलाइंस हैं। वो पाँचों एयरलाइन जो हैं वो वहाँ के तानाशाहों के रिश्तेदारों द्वारा चलाई गई एयरलाइंस हैं। जितने वहाँ पर दूसरे संस्थान हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे उनका उनमें से हर एक का रिश्ता किसी न किसी तानाशाह से है। इस तरह का प्रदेश है। इसके अलावा हमने देखा हाल में, और मैंने काफ़ी समय गुजारा वहाँ पे बांग्लादेश में मेरा कुछ काम था और मैं अक्सर वहाँ जाया करता था। बांग्लादेश ने भी बहुत परिवर्तन देखा, और वहाँ का जो परिवर्तन है, जो एक वहाँ की मिलीजुली संस्कृति थी, एक देश जिसका निर्माण भाषा के आधार पर हुआ था। ऐसी आज़ादी मेरे ख्याल और किसी भी देश की नहीं हुई थी जहाँ बंगला भाषा के कारण उस देश का उदय हुआ। और जो पाकिस्तान के तानाशाह थे, उन लोगों ने इस बात को समझा नहीं, उनको दबाने की कोशिश की, और फिर मुजीब आए और तमाम सारी चीज़ें हुई। लेकिन वो जो पहिया है वो हम देख रहे हैं कि पूरा पूरी तरह घूम चुका है, और अब फिर वहाँ पर एक बिल्कुल दूसरी तरह की
सत्ता आ गई है। तो ये सारी चीज़ें देखी। भूटान है, भूटान आप लोगों ने देखा होगा, बहुत खुशहाल देश है, बहुत प्रसन्न लोग हैं वहाँ के। और वो देश जो है, जो एक हैप्पीनेस ऑफ इंडेक्स होता है दुनिया का, उसमें बहुत ऊपर है, हमारे देश से बहुत ऊपर है। और वहाँ के लोग जो है, उनका रवैया, वहाँ के लोगों का व्यवहार लोगों के साथ और तमाम सारी चीज़ें हमारे देश से बहुत बेहतर है। वहाँ का जो राजा है, वहाँ का जो नौजवान राजा है, उसके बच्चे जो है वो उसी साधारण स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें तमाम सारे दूसरे बच्चे पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे देश में जितने नेता हैं उनके बच्चे तमाम, कोई अमेरिका में पढ़ता है, कोई जर्मनी में, कोई यूरोप वगैरह में पढ़ता है, लेकिन उनके वो भूटान का राजा जो है, उसके बच्चे उन्हीं दूसरे बच्चों के साथ पढ़ते हैं। और वो खुद कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं इस देश की जो आम जनता है उसके साथ घुल मिल कर रहें, समझें उन लोगों को, ताकि उनमें पता चले कि वास्तविक राष्ट्रीयता क्या होती है। राष्ट्रीयता की अलग अलग परिभाषाएं हम सुनने के आदि में हैं। इसके अलावा इसमें नॉर्थ ईस्ट के तमाम देशों की कहानियाँ हैं। मिजोरम, जिसे हम बहुत कम जानते हैं, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में मैं दूर तक गया, लोंगमार लेक तक गया, और वो भी दक्षिण सर्दियों के मौसम में बिल्कुल लगभग चीन की सीमा के पास था। वो अपने आप में एक अलग अनुभव था। वहाँ पर हमारी जो सेना है, देश की सेना है, उससे संपर्क करने का एक बहुत अच्छा मौका मिला, क्योंकि वो सारा प्रदेश जो है वो सेना के अधीन है। और सेना कितनी आत्मीय हो सकती है, कितनी पब्लिक फ्रेंडली हो सकती है, ये मैंने सिक्किम में देखा, उत्तरी सिक्किम में देखा, जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, कम लोग। ये तमाम सारी चीज़ें हैं इस किताब में। और ये किताब यहाँ की संस्कृति, यहाँ के इतिहास, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के धर्म परिवर्तन तमाम, और बैप्टिस्ट ईसाइयों का प्रवेश, उनका योगदान वहाँ की शिक्षा में, तमाम सारी चीज़ें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। कुल मिलाकर ये किताब है। मैं आपको एक छोटा सा हिस्सा शुरू का इसका आपको सुनाना चाहता हूँ, बहुत छोटा हिस्सा, और उसके बाद मैं चाहूँगा कि हम लोग इसका पाठ करने की जगह हम लोग बातचीत करें। तो दोस्तों, आपको बता दूँ, बड़ा लंबा परिचय दिया देवमणि जी ने मेरा, लेकिन हकीकत यह है कि मैंने लगभग 50 वर्ष कॉर्पोरेट वर्ल्ड में गुजारे और बहुत यात्रा भी की मैंने, पूरी दुनिया की यात्राएं की। और अब आज के वक्त मैं उन यात्राओं को बहुत थोड़ी सी हिकारत से देखता हूँ। तो इसको लेकर मैं आपको एक छोटा सा हिस्सा सुनाता हूँ। उससे आपको एक अंदाज होगा कि ये किताब किस चीज़ के बारे में। हिस्सा पढ़ता हूँ, राष्ट्रवाद और धर्म के संधिकाल में। मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा यात्राओं में गुजरा है, लेकिन कामकाजी यात्राओं को इस शुमार में शामिल करना मुश्किल है, क्योंकि इन यात्राओं के दौरान आप दुनिया को अपनी नहीं बल्कि किसी दूसरे के चश्मे की गहरी मोनोक्रोमैटिक निगाह से देख रहे होते हैं। और इस इकरंगी व्यस्तता के बीच यदि आपको थोड़ी सी फुर्सत मिल भी जाती है तो आप झट एक खालिश पर्यटक बन जाते हैं, जिसे अगले दिन की दोपहर या शाम या शहर या प्रदेश
या देश के 2 या 4 सबसे बड़े महत्वपूर्ण स्थलों के प्रोफार्मा पर अपनी उपस्थिति का टिक मार्क कर देना होता है। कमोबेश यही स्थिति किसी प्रतिनिधि मंडल का सदस्य बन यात्रा करने पर भी होती है। दुनिया या कि इसके शहरों और जंगलों, यहाँ तक कि कारखानों को देखने की यह औपचारिक रस्म अदायगी ले लेकर कोई मायने नहीं रखती। इन यात्राओं के बाद चंद रंगीन तस्वीरों, एक अदर टूर रिपोर्ट और यात्रा भत्ते के अतिरिक्त कुछ हासिल नहीं होता। अपनी यात्राओं के दौरान मैंने देश विदेश में न जाने कितने स्टील प्लांट देखे होंगे और उनमें से हर एक की उत्पादन क्षमता, उससे निकलने वाले उत्पादों का विस्तृत लेखा जोखा और इसमें इस्तेमाल की जाने वाली मशीनों का विस्तृत ब्यौरा भी कहीं न कहीं दर्ज होगा। लेकिन फिर भी यदि आप मुझसे जानना चाहें कि जर्मनी या हंगरी या बर्मिंघम या हमारे अपने विशाखापट्टनम के इन कारखानों में काम करने वालों की अंदरूनी तकलीफें या कि आकांक्षाएं क्या हैं, तो आपको निराश होना पड़ेगा। बहुत साल पहले स्पेन के वेलेंसिया में स्थित स्टील प्लांट को दिखाने की जिम्मेदारी एक स्पेनिश मेजबान पर थी। उसका नाम था अल्बर्टो मस्कारो, जो अपने मस्करे से मिलते जुलते नाम के अनुरूप स्वभाव से भी काफी मजाहिया था। स्टील प्लांट के दफ्तर में घुसते ही उसने सबसे पहले हमसे कहा, देखिए यह कॉफी मशीन है और वहाँ वह फोटोकॉपियर है। इन दोनों के अलावा आप सारे कारखाने को समंदर में फेंक सकते हैं। मस्कारो के कथन का मर्म हमें देर तक साधता रहा। दरअसल एक तरह से मैं अपनी 40 वर्षों की तमाम व्यावसायिक यात्राओं को एक मुश्त समंदर में फेंक दूं तो भी कोई खास नुकसान नहीं होगा। पिछले 10 वर्षों से मैं फिर से सफर में हूँ और कई बार मैं उन्हीं ठिकानों पर फिर से लौटा हूँ जहाँ बरसों पहले मैं महज कॉफ़ी वेंडिंग मशीन और फोटोकॉपियर से आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन आप इस मुगालते में न रहें कि इस बार मैं वहाँ से सारे प्रश्नों के सही उत्तर लेकर लौटा हूँ। कोई शहर या कि मोहल्ला या बस्ती या किसी जंगल का छोटा सा झुरमुट भी इतनी आसानी से अपने भीतर का अंदरूनी राज आपके साथ नहीं बांटता। इसमें बहुत वक्त लगता है और इसमें अपना बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। इसके बावजूद कई बार लंबे असंवाद के अतिरिक्त कुछ हाथ नहीं होता। कहीं कोई ऐसी चमत्कारी चाबी इजाद नहीं हुई है जिसे लगाते ही सारे दरवाजे एक साथ खुल जाए। स्पेन का वही मस्कारो जिसका जिक्र मैंने किया, कई साल पहले भारत की यात्रा पर आया था। मैंने जब यूं ही जानना चाहा कि उसकी यात्रा का सबसे पुरस्कार पड़ाव कौन सा था, हिंदुस्तान, तो उसने आंखों में एक अभूतपूर्व चमक पैदा करते हुए झट से कहा, वाराणसी के जलते घाट, जिनके सामने इंसान बहुत छोटा हो जाता है। और यहाँ का सबसे तकलीफदेह अनुभव, मैंने उससे पूछा था, तो उसने व्यंग भरी मुस्कुराहट भरकर कहा था, जैसलमेर में सरहद के पास ऊबड़ खाबड़ जमीन पर 30 किलोमीटर की लंबी यात्रा ऊंट की पीठ पर। फिर वो कहता है कि हिंदुस्तान आने से पहले मुझे मालूम नहीं था कि खुशी क्या होती है। उस यात्रा के बाद मैंने जाना कि खुशी होती है ऊंट की पीठ से नीचे उतरना। इतालवी लेखक इटालो कैल्विनो की कृति इनविजिबल सिटीज में यात्री मार्को पोलो अपने राजा कुबला खान को ताउम्र दुनिया भर के शहरों की विलक्षण यात्राओं के बारे में बताता रहा। लेकिन यह राज अंत में जाकर खुला कि इन तमाम यात्राओं में वो दरअसल राजा को अपने पसंदीदा शहर वेनिस का विवरण
बार बार अलग अलग अंदाज में सुना रहा था। कुछ इसी अंदाज में अपने बचपन के शहर कोलकाता में गुजरे समय को शब्दों में ढालने में मुझे कई दशक लग गए। आपको याद हो, यहीं पे हम लोगों ने उस किताब के बारे में बात की थी, कंक्रीट के जंगल में गुम होते शहर, और चेन्नई, जहाँ मैं कई वर्षों तक हर महीने 10-15 दिन जाता रहा, लेकिन मेरे रडार पर वर्षों के बाद वो पकड़ में आया। लेकिन शहरों या कि जगहों का धीरे धीरे लगभग बेआवाज गति से खुलना एक रोमांचकारी अनुभव है। इसमें आप भूत, वर्तमान और कभी कभी भविष्य में एक साथ चल रहे होते हैं। ऐसा अक्सर नहीं होता, और जब होता है तब आप कैल्विनो की तरह चीज़ों के अंदरूनी निहितार्थ की खोज लेकर ही वापस लौटते हैं। इनविजिबल सिटीज में मार्को पोलो एक पुल का वर्णन देता है, पत्थर दर पत्थर। कुबला खान जानना चाहता है, लेकिन वो कौन सा पत्थर है जिस पर यह पुल टिका है? मार्को पोलो जवाब देता है, यह पुल किसी एक या दूसरे पत्थर पर नहीं, बल्कि उनसे बनने वाली मेहराब की रेखा पर टिका है। कुबला खान चुपचाप कुछ सोचता रहता है। कहता है, तब तुम मुझे इन पत्थरों के बारे में क्यों बता रहे हो? मेरा वास्ता तो केवल उस मेहराब से। लेकिन मार्को पोलो उत्तर देता है, उन पत्थरों के बगैर इस मेहराब का कोई वजूद नहीं। मेहराब और पत्थरों का यह अंतर संबंध कुल मिलाकर किसी प्रदेश की स्थूल जड़ परिभाषा के मुकाबले अपनी धरती, उसके परिवेश और इसके लोगों की सुख दुख की व्यापक अनुभूति से जुड़ने जैसा है। उन व्यापक पत्थरों और उनसे जुड़ी अनुभूति को छुए हुए बगैर आप उस मेहराब तक नहीं पहुंच सकते जिस पर यह पुल टिका है। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद मोहनदास करमचंद गांधी ने 1 महीने तक लगातार 3rd क्लास के डिब्बे में रेल की यात्रा की थी, यह समझने के लिए कि वह चीज़ क्या है जिसे देशभक्ति की शक्ल में आने वाले दिनों में वे अपने साथ रख सकते थे। तब कहीं जाकर वे महात्मा का खिताब अर्जित कर पाए थे। टेली मार्केटिंग के इस युग में विज्ञापन दाताओं ने देशभक्ति को भी वरक चढ़ी इलायची या फिर एक सांस में रक्तदान देने की सिफारिश करने और दूसरी में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पान मसाले की सिफारिश करने वाला दोधारी विज्ञापन बनाकर रख दिया। देशभक्ति या धरती से जुड़ाव की वह अमूर्त लेकिन जीती जागती अनुभूति वो है जिसे गांधी बाबा ने लोगों के सुख दुख में जीते हुए लंबी मशक्कत के बाद अपने सारे परिधान को त्याग एक अदद लंगोटी में देखा था। गला फाड़कर भारत माता की जय कर का नारा लगाने से आपका देश प्रेम सिद्ध नहीं हो जाता, और न ही नारा लगाने से इनकार करते ही आप देशद्रोही साबित हो। दोस्तों, ये छोटा सा हिस्सा मैंने आपके लिए पढ़ा। कुल मिलाकर जो म्यांमार के बारे में मैंने लिखा है वो एक तरह से हमारे अपने देश का रूपक है, और उसमें एक आध चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। वहाँ पर तानाशाहों का राज रहा लंबे अरसे तक, और एक छोटे से वक्त के लिए वहाँ पे जनतंत्र आया, लेकिन फिर डिक्टेटरशिप वापस आ गई। तो वहाँ पर एक सेना से जुड़े हुए नेता जो थे ने विन, उनका शासनकाल रहा काफ़ी समय तक। उनके बारे में मैं कुछ आपको बताऊं तो दिलचस्प 1-2 बातें बताता हूँ। ने विन ने अपने शासनकाल में यूँ तो कई जन विरोधी और बेसिर पैर के निर्णयों को अंजाम दिया, लेकिन इनमें से 2-3 सचमुच पागलपन की हद तक भयानक थे।
अमेरिका और यूरोप में अधिकांश देशों में गाड़ियां सड़क के दाहिने ओर चलती हैं, जबकि इंग्लैंड और भारत सहित अंग्रेजों द्वारा शासित मुल्कों में इसका उलट है, यानी लेफ्ट साइड में चलती है। अंग्रेजों के ज़माने में म्यांमार में ट्रैफिक हमारी तरह सड़क के बाईं ओर चलता था। फिर 1970 में देश के तानाशाह ने विन ने पता नहीं किस झोंक में इसे रातों रात बदलकर दाहिनी ओर करने का आदेश दे दिया। आप समझ सकते हैं कि म्यांमार जैसे बड़े देश के लिए ऐसा करना कोई मामूली कदम नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी इस तुगलकी फरमान को जारी कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि इस निर्णय में न्यूविन की पत्नी का हाथ था, जिसके ज्योतिषी ने ट्रैफिक पलटने को शुभ बताया था। कुछ अन्य का मानना है कि नेविन देश को वाम से दक्षिण की ओर मोड़ना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने सबसे पहले ट्रैफिक की दिशा बदलने का निर्णय लिया। बहरहाल तानाशाही के माहौल में यह नियम रातों रात लागू कर दिया गया और किसी ने सवाल उठाने की जरूरत नहीं की, क्योंकि यूं भी उन दिनों हर छोटे मोटे अपराध पर झट कारावास नहीं, मृत्युदंड सुनाने का रिवाज चल निकला था। निर्णय लागू करने के बाद के कई दिनों तक देश के प्रमुख शहरों में असंख्य छोटी और बड़ी दुर्घटनाओं का जैसे सैलाब आ गया। सवाल सिर्फ सड़क की के ट्रैफिक की दिशा बदलने का नहीं था। जिन देशों में ट्रैफिक सड़क के दाहिनी ओर चलता है, वहाँ सारी गाड़ियों में स्टीयरिंग व्हील बाईं ओर होता है। कुछ इसी तरह जैसे हमारे देश की बसों में ड्राइवर दाहिनी और व्हील के पीछे बैठता है और सवारियां बाईं ओर से दरवाजों से चढ़ती उतरती हैं। म्यांमार की सारी बसों और ट्रैफिकों में स्टीयरिंग और दरवाजे उल्टी तरफ थे और आज भी हैं। एक गरीब देश में गाड़ियों को बदलना इतना आसान नहीं था, लिहाजा वहाँ आज भी ट्रैफिक सड़क के दाहिनी ओर चलता है, लेकिन अधिकांश गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील और दरवाजे खतरनाक ढंग से गलत तरफ। एहतियात के तौर पर अब शहरों की कई बसों ने बाईं ओर के दरवाजों को बंद कर दाहिनी ओर से काम चलाऊ दरवाजे निकाल लिए हैं, लेकिन स्टीयरिंग व्हील ज्यों के त्यों हैं और कई चौराहों पर ट्रैफिक की बत्तियां अब तक गलत दिशा में लगी हुई हैं। शाम के समय लदी हुई बसों से सड़क के बीचों बीच उतरती भीड़ और इसके साथ ही 2 पहिया, 3 पहिया और 8 सवारियों वाले गणेश नुमा टेम्पो की गहमा गहमी मन में एक दहशत का भाव जगाती है। तो एक ये तानाशाही के काल में ये वहाँ पर अचानक उन्होंने ट्रैफिक की दिशा बदल दी। अपने दूसरे चौंका देने वाले निर्णय में नेविन ने सितंबर 1987 में अचानक नोटबंदी का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि नेविन ने यह फैसला भी अपने ज्योतिषी की सलाह पर लिया था, जिसने आम जनता में व्यापक असंतोष फैला और आंदोलन शुरू हुए, जिसके परिणाम स्वरूप बिन को अपनी गद्दी पुनः तानाशाह सेना को सौंपनी पड़ी। पिछले 50-60 वर्षों के शासन में देश ने न जाने कितनी अकथनीय विपदाएं झेली हैं। 1988 के व्यापक आंदोलन के बाद मिलिट्री की खुफिया सेवा ने इसके लिए बर्मा कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिगत शाखा पर निराधार आरोप लगाया। 1989 में सेना ने बर्मा को नया नाम म्यांमार दिया और इसके साथ ही देश में अन्य राजनीतिक पार्टियों पर प्रतिबंध हटाकर आम चुनाव हुए, जिसमें सत्ताधारी BSPP की तरह करारी घार और ऑंग सान की बेटी ऑंग सान सू की के नेतृत्व में जो पार्टी थी वो सत्ता में आई। लेकिन उनको तुरंत गिरफ्तार किया गया। उसके बाद फिर दोबारा तानाशाही आई वहाँ पर और तानाशाही के बाद फिर उनकी आवाज़ को बंद कर दिया। वहाँ पर फिर चुनाव भी हुए, लेकिन चुनाव उसी तरह से रिग्ड चुनाव थे, जिनका कोई खास नतीजा नहीं निकला और
आज भी ये पूरा प्रदेश जो है एक बंद इलाका कहा जाता है, जहाँ बाकी चीज़ों के अलावा पर्यावरण का बहुत नुकसान हुआ है। आपको याद होगा, आपके स्मरण में होगा कि बर्मा टीक जो था, टीक लकड़ी थी, दुनिया भर में प्रसिद्ध थी, सबसे प्रसिद्ध और सबसे महंगी लकड़ी थी टीक। वो सारे जंगल लगभग काट दिए गए, खत्म हो चुके हैं, वहाँ पर टीक नहीं है। वहाँ के जो अभिनव जानवर पक्षी वगैरह थे, वो भी पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। और तानाशाही शासन में वहाँ किसी को बोलने की इजाज़त नहीं है। और दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम समझते हैं, हमारे दिमाग में तस्वीर है कि बौद्ध जो होते हैं, बहुत बड़े, गौतम बुद्ध को हम याद करते हैं, शांति प्रिय होते हैं और अहिंसक। लेकिन म्यांमार में 80%, उससे भी ज़्यादा 90% शायद लोग जो हैं वो बौद्ध धर्म का मानने वाले हैं। और वहाँ पर बहुत ही उग्र किस्म के बौद्ध हैं, और उन उग्र बौद्धों की को अगर आप देखें तो आपको सारे तमाम कट्टर जो हिंदू हैं हमारे देश के, वो याद आ जाएंगे। और वो देश कहता है कि हमारा नंबर 1 दुश्मन जो है वो मुसलमान है। और वो वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको बोर्ड्स दिखाई देंगे जिनमें लिखा गया है कि मुसलमानों के विरुद्ध कुछ बातें लिखी गई हैं। और जब अफगानिस्तान में जब वो जो बड़े पगोड़ा थे, वहाँ पर क्या थे, वो जो बामियान जो थे, जब वो तोड़े गए तो उसके जवाब में म्यांमार में कम से कम 4 मस्जिदें तोड़ी गई, 4 मस्जिदें तबाह कर दी गई। और वहाँ के जो दूसरे मुसलमान हैं उनकी हालत आप जानते ही हैं, जो भाग कर वहाँ से दूसरी जगह पर हैं। और ये वही मुसलमान हैं जो कम से कम 1000 वर्षों से वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ पे इस्लाम जो है 1000 वर्ष पहले आया था, और ये वहाँ के बाशिंदे हैं, वहीं के बाशिंदे हैं। तो धर्म जो है, आप बौद्ध धर्म का एक बहुत उग्र स्वरूप आप म्यांमार में देखेंगे। और वहाँ पर जो उनका प्रमुख नेता है, उसको लादेन, वहाँ उनको म्यांमार का लादेन का है। और वो उसी तरह से उग्र है, तमाम उसी तरह की बातें करता है। और हिंदू चूँकि वहाँ पे है नहीं, हिंदू बहुत कम है, वो लगभग सारे हिंदू जो थे रंगून वगैरह में वे सब वापस आ चुके हैं। तो मुसलमान हैं वहाँ पे, बहुत सारे मुसलमान हैं, और वो उनके बौद्ध धर्म को मानने वाले जो कट्टर लोग हैं, उनके लिए वो माइनॉरिटी जो है वो नंबर 1। तो कहने का मतलब ये है कि फर्क नहीं, धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब धर्म मेजॉरिटी में आता है और जब उग्र हो जाता है, तो वो उसके रंग ढंग जो है वो उसी जैसे होते हैं, जैसे आज हम अपने देश में देख रहे हैं। और जैसा बर्ताव हम अपने मुसलमान भाइयों के साथ कर रहे हैं, वैसा ही वहाँ पर म्यांमार में है।
फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पे जो आतताई है वो हिंदू नहीं, वो और एक बहुत बड़ा सबक इसमें दिखाई देता है जो वहाँ पर डिमोनेटाइजेशन हुआ, उससे वहाँ जो कहर ढाया गया, उसकी तुलना अगर हम अपने अपने देश के डिमोनेटाइजेशन से करें, लगभग वही स्थितियाँ हैं, तमाम सारी चीज़ें। और हम जब जिक्र करते हैं बार बार म्यांमार का, तो कई बार लगता है, कुछ लोगों ने लिखा भी मुझसे कि आप म्यांमार का रूपक बनाकर कहीं हमारे अपने देश की तो बात नहीं कर रहे हैं। और ये सच भी है, ये सच भी है। म्यांमार में ऐसा हुआ। तो दोस्तों, कुछ हिस्से मैंने आपको पढ़कर सुनाए, लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर बातचीत करें हम लोग और प्रदेशों के बारे में मैं आपको बीच बीच में कुछ चीज़ें बताऊँगा ज़रूर, लेकिन अगर आपका कोई खास सवाल हो तो इसको लेकर हम बात ये आपने नितिन जी भूटान के बारे में कहा, भूटान के बारे में कहा कि बहुत ही खुश रहने वाले लोगों का देश है और वहाँ खुशी दिखाई देती है। और भूटान भी एक बौद्ध केंद्रित देश है, जहाँ पे बौद्ध धर्म का की बहुलता है। तो और एक तरफ आपने म्यांमार का उदाहरण दिया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपके अनुभव से कि ये जो धर्म केंद्रित सत्ताएं होती हैं, एक तरफ जैसे भूटान का उदाहरण है और दूसरी तरफ म्यांमार या हमारे देश का उदाहरण है, तो एक वहाँ खुशहाली के पीछे क्या उस धर्म की बड़ी भूमिका है या उस राजा के व्यक्तिगत अच्छे होने की भूमिका है या कोई और कारण है? देखिए, सबसे बड़ा फर्क जो है वो शासन का है। और किसी भी देश में आपने देखा, हमारे अपने देश का उदाहरण लीजिए, तो डिक्टेटरशिप और धर्म, इन दोनों का जो समन्वय है वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। हमने देखा, हम अपने देश में देख रहे हैं, जहाँ हमारे देश में डिक्टेटरशिप नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो लक्षण हैं हमारे, वो डिक्टेटरशिप के हैं। डिक्टेटरशिप के हैं जहाँ आपको असहमति की आवाज़ उठाने की इजाज़त नहीं, अनुमति नहीं है, ऐसे हालात हैं। तो मैं समझता हूँ कि भूटान में जो खुशहाली है वो सुशासन की वजह से है। और वहाँ जो बंटवारा है धन का या संपत्ति का या वहाँ के साधनों का, वो अधिक बेहतर है और जनसंख्या भी वहाँ पे काफ़ी कम है। उसका मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर उसका जो सही उपयोग है वो बेहतर है। जबकि म्यांमार में तो जो नोच खसोट है डिक्टेटरशिप द्वारा, और उसकी वजह से उसकी छाया में धर्म जो है वो और उग्र हो उठता है। वहाँ पर बौद्ध धर्म जो है भूटान में, तो उसका स्वरूप इस तरह का मैं अपना पूरा देश घूमे हैं, म्यांमार भी गए, तो मैं खाली एक ही प्रश्न करना चाहती हूँ कि आपने भारत की अखंडता को क्या वहाँ भी उसी जज्बे के साथ फील किया, और अगर नहीं किया तो क्या आपको लगता है कि जो हम लोगों को एकत्रित करने के लिए, एकजुट करने के लिए वहाँ तक हमारी बात कैसे जाए या उन लोगों को हम कैसे संगठित करें? आपका नाम क्या है? पल्लवी मेहता। हमारे देश में शायद जो हमारा संविधान है और हमारी उससे जुड़ी जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है, मैं समझता हूँ कि वही हमारी तथाकथित अखंडता या हमारे एक साथ रहने और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का मूल आधार है। जबकि बाहर दूसरे प्रदेशों में ऐसा नहीं है।
एक और बात मैं कहना चाहूँगा जो विशेष रूप से कही जा सकती है नॉर्थ ईस्ट के जो देश प्रांत हैं उनके बारे में, और उनमें से कुछ प्रांत बाद में अस्तित्व में आए। यहाँ पर एक बहुत बड़े ईसाई या मिशनरी आंदोलन का मतलब रहा है इस प्रदेश में। ज़्यादातर कैथोलिक बैप्टिस्ट बहुत सारे, और बैप्टिस्ट भी के कुछ लोग जो हैं वो उसी तरह से दिखाई देते हैं। कई बार आप नागालैंड में जाएं, लेकिन अगर उनका आकलन किया जाए, जो बैप्टिस्ट या ईसाई जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, बहुत सारे लोगों का धर्म परिवर्तन किया, और ये लोग जो थे वो आदिवासी थे और उनका अपना एक अपना बहुत पुराना धर्म साम्राज्य था। एक धर्म नहीं था, कई धर्म थे, और ये सब आदि धर्म थे, हिंदू नहीं थे। तो इन बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियनिटी ने प्रभावित किया, और बहुत सारे लोग आज वहाँ में मिजोरम में और नागालैंड में और कुछ दूसरे प्रदेशों में बहुत संख्या जो है ईसाइयों की बहुत अधिक है। तो ये एक पक्ष रहा है। अगर आप लोगों ने ये अभी जो हाल में आई दूल्हे अगर देखी हो, उसकी तुलना मैं करूँगा कि वहाँ पर जो मिशनरीज थे नॉर्थ ईस्ट में, उन्होंने सब कुछ खराब ही किया ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत सारा अच्छा काम किया, ऐसा काम किया जो हमारे अपने शासक और हमारी अपनी बात की सरकारें जो है वो नहीं कर पाई। उन्होंने वहाँ ज़बान दी लोगों को, भाषा दी, और सबसे अच्छी बात है कि आप मिजोरम में जाएं या नागालैंड में भी जाएं, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो स्थानीय जनजीवन की जो भाषा थी उसको उन्होंने अडॉप्ट किया। इन मिशनरियों ने उसको अडॉप्ट किया और उसको परिवर्तित किया रोमन स्क्रिप्ट में, और उन्होंने शब्दों को और तमाम सारी जो संस्कृति से जुड़ी दूसरी चीज़ें थी उसको उन्होंने खामखा उलटने पलटने की कोशिश नहीं की, शिक्षा का प्रसार किया। और इसकी वजह से शिक्षा आज मिजोरम में भी बहुत अधिक है, और समझदार लोग हैं, बहुत चीज़ों को समझते और जानते हैं, और वो बहुत सारे उनमें से कैथोलिक हैं। तो वहाँ का जो मिशनरी समाज था उसने इस तरह की कोशिश की और उसने परिवर्तित किया बहुत सारे समाज को। उसने धर्म का प्रचार किया, और धर्म का प्रचार जो था उसको आप कई नज़रियों से आप नकारात्मक दृष्टि से भी देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने उन लोगों का जीवन को सुधारा, उनको शिक्षा दी, उनको भाषा दी, उनको लिखना पढ़ना सिखाया, बहुत सारी दूसरी चीज़ें, और उनकी जो कुछ दूसरी प्रवृत्तियाँ थी, जैसे नागालैंड में लोगों को, मतलब जो वहाँ के योद्धा होते थे, वो जिन लोगों का सर काटते थे उनके सर काटकर अपने दरवाज़ों पर लगा देते। ये सारी जो कुछ बहुत क्रूर जो प्रवृत्तियाँ थी उनको भी, और इन लोगों को अंग्रेज कभी भी जीते जी दूसरे जो अधिकारी थे अंग्रेज कभी भी उन पर विजय नहीं कर पाए। अंततः इन
मिशनरियों ने ही उन्हें प्रभावित किया। तो ये एक अच्छा पक्ष था। इसी तर्ज पर आप देखें तो आज उसी तर्ज पर और उसकी तमाम जो जितनी नकारात्मक ध्वनियाँ थी ईसाई धर्म परिवर्तन की, वो आपको आज अरुणाचल प्रदेश में दिखेंगी, जहाँ पर हिंदू राज्य का प्रसार भी उसी शैली में हो रहा है, जहाँ पर साथ में शिक्षा या वहाँ उद्धार का वो अनिश्चित नहीं है। इसके बावजूद वहाँ पे कुल मिलाकर सिर्फ धर्म के आधार पर और लोगों को समझाया जा रहा है कि जो आदिवासी लोग थे कि तुम आदिवासी नहीं हो, तुम हिंदू हो। और इस आधार पर धर्म परिवर्तन भी बहुत हद तक वहाँ पे हो रहा है। कुछ अच्छा भी है उसमें, लेकिन बहुत सारा खराब भी है। तो धर्म का ये रोल जो है और वो मॉडल जो है वो बैप्टिस्ट मिशनरियों वाला मॉडल जो है वो अरुणाचल प्रदेश में दूसरी दिशा में। आपने अखंडता की बात की, मैं एक और बात कह दूँ कि ये जो प्रदेश है, खास तौर पर मिजोरम और नागालैंड और मणिपुर में क्या हुआ आपने देखा ही है। इन लोगों की मूल आस्था जो है वो पारंपरिक रूप से ये भारतीय जो शासन है उसके साथ नहीं है, वो हिस्सा नहीं थे। वो अंग्रेजों के समय भी उस सरकार का हिस्सा नहीं थे और बाद में स्वतंत्रता के समय वो उन्हें जोड़ दिया गया भारतीय हिंदू समाज भारतीय समाज के साथ। लेकिन बहुत सारे लोग इनमें से बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं जो भारतीय जो संस्था है, समझ लीजिए सरकारी संस्था है, उसमें यकीन नहीं रखते हैं। तो ये जो अखंडता है, ये मैं समझता हूँ कि कुछ हद तक ये ईमानदार नहीं है। ये अलग अलग तरह के लोग हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें आस्था भी नहीं रखते हैं। हालांकि सुविधा के लिए कुछ वजह से कुछ लोग साथ में हैं। जी पहली बात तो ये है कि हिंदी में जितने भी यात्रा वृत्तांत हैं तो खाली टूरिस्ट के रूप में जो लोग जाते हैं 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए वो लिखते हैं, उससे कहीं भी ये नहीं पता लगता कि वहाँ का समाज कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। तो अभी आपकी पुस्तक के थोड़े से अंश से ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि इस किताब में है क्या। आपने सिक्किम का भूटान का जिक्र किया है कि वहाँ का जो राजा है वो बड़ा गर्व के साथ अपने बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाता है जहाँ पर सामान्य बच्चे पढ़ते हैं। तो देखिए ऐसा है कि ये सब चीज़ें आपको तभी पता लगेंगी जब आप वहाँ का जीवन जो जिएंगे। उदाहरण के लिए अब जैसे मान लीजिए लंदन है, उस शहर के अंदर हर कम्युनिटी के अपने स्कूल हैं और वहाँ पे जो ये एक हमारी कम्युनिटी में प्रीति पटेल जो होम मिनिस्टर भी रह चुकी हैं वहाँ पे, उनका भी बच्चा पढ़ता है। जो वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका भी, मेयर का भी बच्चा वहीं पढ़ता। तो मेरे ख्याल से अगर ये चीज़ जो है वाकई में जो है आपके देश में भी लागू हो जाए तो शिक्षा के जो स्तर है उसमें गुणात्मक परिवर्तन आएगा। तो ये बात केवल वही सोच सकता है या लिख सकता है जिसने उस जीवन को जिया हो। इसलिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। 1 मिनट राकेश शर्मा जी पूछेंगे, उसके बाद अलका कुमार जी। उस तरह तो मणिपुर में जो भी हुआ है दरअसल उसकी जो आप बता रहे थे वो जो आदिवासियों का वहाँ पर जो बैप्टिस्ट बने हैं और इस तरह का ही कुछ यहाँ पर टकराव हुआ है कि इसके ये टकराव पूरे नॉर्थ ईस्ट में फैल सकता है क्या? देखिए ये परिवर्तन जो है, ये टकराव जो है, मैंने बहुत नज़दीक से देखा। कम से कम नागालैंड में देखा। मिजोरम में भी आप जानते हैं कि मिजोरम का इतिहास क्या रहा है और भारतीय
सरकार के साथ उनका कितना विरोध रहा, कितना संघर्ष रहा, उसके बाद उनका एक समझौता हुआ और उसमें कुछ चीज़ें हुई। बहरहाल वहाँ पर अब अपेक्षाकृत शांति है। नागालैंड में आप अगर वहाँ के इंटीरियर में जाएंगे तो आप जरा सा घूरे दें तो लोगों की जो मानसिकता है और जो उनके साथ जो कुछ हो रहा है और उनका जो व्यवहार है, सरकार का उनके प्रति जो व्यवहार है, उसके बारे में बहुत असंतुष्ट आपको मिलेंगे, बहुत दुखी दिखाई देंगे। तो ये एक चीज़ जो है ये आगे फैल सकती है, इस संभावना है। लेकिन एक बात अच्छी हुई है, एक बात अच्छी ये हुई है जिसकी शुरुआत पहले की सरकार ने की थी और उसके बाद अब की सरकार जो है उसने इन चीज़ों को आगे बढ़ाया है और बहुत विकास जो है उस प्रदेश का वो पिछले 20-25 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट का पुल बने, पुल नहीं थे वहाँ पे, नदियों के ऊपर आवाजाही नहीं थी, बहुत मुश्किल थे हालात। मैंने खुद देखा कि कुछ जगहों की यात्रा जो थी वो मैंने 15 वर्ष पहले की और उसके बाद अभी की तो ज़मीन आसमान का फर्क मिला। यानी जो रास्ता आधा रास्ता हमें नदी से पार करना पड़ता था, फिर उसके बाद हाई रोड वगैरह वगैरह वो पुल बन गए हैं और तो ये सारी चीज़ें तो हुई हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जो आत्मा है नॉर्थ ईस्ट की, और नॉर्थ ईस्ट की अगर 6-7 प्रदेश आप लें तो इनकी आप एक संयुक्त आत्मा की शिनाख्त आप कर सकते हैं। और ये शिनाख्त आप धर्म के आधार पर नहीं कर सकते। जो उनका परिवेश है, जो उनका रीति रिवाज है, उनका जीवन ढंग है, उसके आधार पर। तो मुझे लगता है कि अब भी हम जो देश के बाकी हिस्से में रहने वाले लोग हैं, हम अब भी मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट को जितना मिलना चाहिए उतना हम उसे नहीं दे रहे हैं और उसे देना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे देखिए तीन बड़े समुदाय हैं, बहुत बड़े समुदाय हैं तीन, एक तो 4 बल्कि कहें। एक तो सबसे बड़ा तो वहाँ का जो पारंपरिक आदिवासी समाज है वहाँ का, तो मेघालय में हो या दूसरे प्रदेशों में कहीं हो। इसके अलावा हिंदू है वहाँ पे, मुसलमान बहुत कई प्रदेशों में बहुत ज़्यादा संख्या है उनकी, मुसलमानों की। और इसके अलावा ईसाई बहुत सारे, और कुछ प्रांतों में तो ईसाई सबसे अधिक है, जहाँ पर आप बीफ वगैरह की इजाज़त देने पर मजबूर है, जो नहीं देना चाहते, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर आप कई तरह की रियायतें उनको देने पर मजबूर हैं, क्योंकि वो उनका अपना जीवन उस तरह का जीने का ढंग उस तरह का। तो ये सारे चारों जो मुख्य धर्म हैं, और ये सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वहाँ पर 80% जैसा हिंदुस्तान में है ये 80% हिंदू हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर ये इनका जो अनुपात है वो मैं आपको आंकड़े भी दे सकता हूँ, इसमें आपको मिलेंगे। तो वो अलग अलग प्रांतों में अलग अलग है। मुसलमान बहुत हैं, ईसाई बहुत हैं, दूसरे धर्म को मानने वाले बौद्ध भी हैं वहाँ पे, और दूसरे लोग भी हैं। इन सब का अनुपात जो है वो मिला जुला है। इसकी वजह से यह प्रदेश जो है, मैं समझता हूँ कि ब्लूप्रिंट यहाँ का जो है वो एक समन्वय का जो ब्लूप्रिंट हमारा संविधान देता है वो सही तरीके से कारगर करने का सबसे अच्छा प्रदेश जो है वो नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत छोटी माइनॉरिटीज़ नहीं है। ये जो धर्म है ये छोटी माइनॉरिटीज़ में नहीं है, काफ़ी संख्या में है, और इसकी वजह से उनकी ताकत भी है। ये एक बड़ा फर्क है। अलग तरह है कि जैसे आपके दोनों जगह मैंने भी पढ़ी थी अलग अलग देशों में और वहाँ के लोगों को,
तो जैसे आपने शुरू में कुछ कहा कि वो एक ट्रैवलॉगर की तरह आप नहीं लिखते हैं, वहाँ की पूरी संस्कृति, भाषा, परिवेश, जीवन शैली सब कुछ आ जाती है। तो मुझे ये बताइए कि कितने दिन आप वहाँ रहे होंगे और किस तरह से, क्या भाषा का कोई बैरियर नहीं बनी, और क्या क्या लोग उतने आपके साथ में, कैसे उन सारी चीज़ों के बारे में आप जानते हैं और कितना समय आपको लगाना पड़ता है इतनी गहराई से जानने के लिए, या अनुपात जानने के लिए कि इसका क्या धर्म है, कितना प्रतिशत है, और वहाँ पर जैसे आपने म्यांमार का बताया कि किस तरह से जंगलों को वो चीज़ें, तो सारी चीज़ें किस तरह से आप कर पाते हैं, बताइए, सीखना है। ये देखिए अलका जी, ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। और ये सवाल जो है वो आप मुझसे पूछ रही है, मैं अपने आप से पूछता हूँ ये सवाल, मैं अपने आप से पूछता हूँ। और मेरा मानना है कि कुल मिलाकर मैंने इस किताब में शायद पढ़ा भी है। थोड़ा सा ड्रेस के बारे में कुर्ता पजामा नहीं तो भूल नहीं सकते, और पूरा तैयारी कैसे करते हैं द्वारका जाने की जब क्या होता है इसमें देखिए ये यात्राएं जो हैं, इसमें असम की 3 यात्राएं, बांग्लादेश की 3 यात्राएं, और उसके बाद लगातार मैं जाता रहा। असम की 1 यात्रा, असम की 2 यात्राएं, भूटान की 2 यात्राएं, इस तरह से कुल मिलाकर कम से कम 25-30 या इससे भी अधिक यात्राएं हुई। लेकिन इसके बावजूद आपने जो सवाल पूछा वो अपनी जगह पर है, वो है। हम समझते हैं कि हम जान गए, हम उनके मन तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अक्सर ये उदाहरण देता हूँ कि मैं चेन्नई के बारे में मैंने लिखा, शहर के बारे में लिखा, वो कंक्रीट के जंगल में वो मैंने लिखा। वहाँ पर लगभग 15-20 वर्षों तक लगातार जाने के बाद मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, किसी और व्यक्ति ने वहाँ पर जाकर तबादला हुआ उसका, और उसके 1-1.5 महीने के बाद उसने चेन्नई पर एक बहुत बड़ा लेख लिखा। तो उतना आसान नहीं होता। और मैं आज भी, आप नॉर्थ ईस्ट को तो छोड़ दीजिए, मैं चेन्नई को भी छोड़िए, मैं मुंबई जहाँ पे मैंने आधे से अधिक जीवन गुजारा है, और उनसे कहा कि मैं मुंबई को जानता हूँ, मैं ये दावा बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं थोड़ा सा जानता हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह नहीं जानता। तो ये मैंने इसके अंत में लिखा भी है कि ये जो कुछ मैंने लिखा है, तमाम इन प्रदेशों के बारे में लिखा है, म्यांमार के बारे में लिखा है। म्यांमार में मुश्किल से 3-4 हफ्ते रहा, उसके बारे में लिखना है, तो ये एक अधूरी जानकारी है। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि ये एक अधूरी जानकारी है, जितना मैं समझ पाया। लेकिन वो समझना भी, उसको समझने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। आप शहर का भ्रमण कर लीजिए, आप एक टूरिस्ट की तरह आप डबल डेकर की ऊंची मंजिल, ऊपर की मंजिल पर बैठकर पूरा शहर आप घूम लीजिए, तो इससे आप लंदन या मुंबई या कोई और जगह आप नहीं देख सकते। तो आपका सवाल बहुत वाजिब है, और मैं उसका कोई संतोषजनक उत्तर आपको दे नहीं सकता। मैं अलका जी को ये सुझाव दूंगा कि ये किताब की एक प्रति जरूर खरीदेगा। लेकिन जैसे मिजोरम है, अब जो है वहाँ जितन भाटिया जी गए थे, तो सामान्य कपड़े में तो आप पहन के चल नहीं सकते, तो उस हिसाब से कपड़े पहनिए, उस हिसाब से जूते भी पहनने पड़ते हैं, और वहाँ से पहाड़ी ड्राइवर हायर करना पड़ता है, मतलब जो गाड़ी मुश्किल रास्तों में चला सके, और वो दुभाषियों का काम भी करता है। और ऐसी जगह पहुंच गए जहां उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं है, तो ड्राइवर जो है लोकल लोगों से बातचीत करे, कोई होम स्टे की व्यवस्था करता है, यहाँ मालूम पड़ा कि चटाई बिछा करके सो गए। तो अपना जो है इस तरह की मुश्किलें उस यात्रा में
आई हैं। तो अलका जी अब वो किताब पढ़ेंगी तो ये सारी आपके सवाल के सारे जवाब हैं। अच्छा, हम लोग जो है ना इस पर जो सब बातचीत चल रही है नॉर्थ ईस्ट में, इस पर चलती रहेगी। और आप जो है जो हमने शुरू में परिचय दिया, कहानी हो, उपन्यास हो, यात्रा वृत्त हो, दूसरी चीज़ें भी, उससे भी कुछ पूछ सकते हैं। और मुझे भी एक दो चीज़ों के बारे में जो है बहुत बड़ी जिज्ञासा। एक जो दूसरा सवाल है वो दूसरे के बाद में जवाब दीजिएगा। पहली कहानी कोई बहुत खास घटना होती है या कोई बहुत अद्भुत अनुभव होता है, आदमी पहली कहानी लिखता है, तो पहली कहानी बताइएगा थोड़ी देर बाद। लेकिन पहला सवाल ये है, 1946 में जन्म हुआ यानी देश आज़ाद हुआ तो खाली 1 साल में, जैसे ही कोई बालक 8-10 साल का होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उसकी क्यूरियोसिटी पैदा होती है। तो आपका पैतृक मकान जो है लाहौर में था, पिताजी ने पिलानी राजस्थान में व्यवसाय शुरू कर दिया था और विभाजन हो गया तो पूरा परिवार हिंदुस्तान आ गया। तो विभाजन की जो विभीषिका थी, निश्चित ही घर परिवार में कभी माता पिता किसी से चर्चा वर्चा करते हैं, तो उस समय जो इस तरह की चर्चाएं थी उसका आपकी चेतना पर क्या असर हुआ और कहीं आपने इसको कुछ दर्ज किया है कि नहीं? ये आपके जो सारे सवाल हैं वो एक दूसरी दिशा में है, इसलिए वो उसकी ओर जाने से पहले मैं एक बोल लूँगा, इसलिए मैं आपको बताऊँ। मैं जब मिजोरम में जब एयरपोर्ट पे जॉन में और वहाँ पे निकले वहाँ से, तो उसके बाद सामान जब ले रहे थे तो एक सरदार जी ने मुझे पकड़ लिया। सरदार जी ने कहा आप कहाँ से? तो 10 साल में उससे पहले आप कहाँ थे? भाई उस आदमी ने मुझे एक तरफ, वो सरदार जी जो थे वो CID के आदमी थे और सरकार के आदमी थे, और वहाँ पर विदेशियों को आने की इजाज़त नहीं है, बहुत मुश्किल है मिज़ोरम में विदेशियों का आना। और शायद उसे लगा कि मैं ईरान का या मिडिल ईस्ट के या ऐसे किसी प्रदेश का व्यक्ति, उसको वो कन्विंस हो गया। उसने एक करीब आधे घंटे तक मेरी छुट्टी कर दी। उसने सवाल पूछ के और वो कन्विंस नहीं हुआ, कन्विंस हो ही नहीं रहा था कि मैं ईरान का या इस जगह का नहीं। फिर मैंने उसको एक पंजाबी में छुट्टी गाली दी, तब उसको समझ तो वहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, विदेशियों को नहीं जाने देते। इसी तरह से सिक्किम में उत्तर सिक्किम का जो प्रदेश है वहाँ पर विदेशियों का जाना बहुत एक लंबे समय से जाना वहाँ पे। तो ये एक और बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि फिर उसके बाद मैं आपको सवाल पर आता हूँ। जो नॉर्थ सिक्किम है वहाँ पे एकदम चीनी सीमा से सटी हुई डोंगमार लेक है, और डोंगमार लेक के किनारे पर एक गुरुद्वारा है। वो गुरुद्वारा काफ़ी विवादों से घिरा रहा और बहरहाल उसको मिलिट्री ने अपने हाथ में ले लिया है, और वो बहुत सेंसिटिव इलाका है, वहाँ पर विदेशियों को जाने की इजाज़त नहीं। लेकिन वहाँ पर जो लाचेन है जगह, लाचेन आखिरी गाँव है वहाँ का, वहाँ से आपको फिर आप डोंगमार लेक जो है वहाँ पर आप रह नहीं सकते, और हम गए सर्दियों में तो पूरी की पूरी लेक जो थी वो जमी हुई थी, और वहाँ पे कई तरह के जो बर्फ़ के पक्षी हैं जो और जगह नहीं मिलते हैं। कुछ गधे होते हैं वहाँ के, क्यांग, खास क्यांग वहाँ के होते हैं, कुछ और जानवर भी वहाँ पे मिलते हैं। उस प्रदेश में हम लोग गए, तो वहाँ जाने का जो रास्ता है वो उसके दोनों ओर सिर्फ मिलिट्री के बंकर्स हैं, और वहाँ पे
एक जगह हमें मिला टैंक का कारखाना मिला। कारखाना मतलब टैंक की पूरी फौज थी वहाँ पर। और इस तरह के दूसरे बहुत एक्टिव लोग वहाँ पे मिलिट्री के लोग रहते हैं। बहुत वहाँ पर आपको कोई वहाँ पे दुकान नहीं है, कोई दूसरी जगह नहीं है, लेकिन वहाँ पर जगह जगह पर जहाँ जहाँ उनके अपने जो इलाके होते हैं मिलिट्री वालों के, तो 14th या 17th ऐसे उनके नाम होते हैं ना, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जो सड़क जा रही है उसके बगल में एक छोटा सा ढाबा कह लीजिए या चाय की दुकान जैसी या टपरी कह लीजिए, ऐसी बनाया है। और बहुत कम लोग जाते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको मिलिट्री वाले मिलेंगे और मिलिट्री वाले आपको वहाँ पे आपको चाय मुफ्त मिलेगी। चाय का कोई दाम नहीं लेते। और इसके अलावा आपको ताज्जुब होगा, वहाँ पे जो मिलिट्री के लोग सब जगह से जाते हैं, तो वहाँ पर लगभग गोंगमार झील के पास एक छोटा सा टपरी जैसी जगह थी जहाँ पर हमें चाय मिली। और उसने कहा आप कुछ खाना चाहेंगे तो आप रुकिए ज़रा, 5 मिनट रुकिए, 10 मिनट रुकिए। तो हमने कहा हाँ, भूख हम लोगों को लगी थी। तो उसने साहब वहाँ 10 मिनट के बाद जो हमें उसने खिलाया वो था ठेठ महाराष्ट्र का साबुदाना। अब सोचिए वहाँ पर जहाँ पर आपको नूडल भी नहीं मिलेगा, नूडल भी वहाँ पर नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पे मिलिट्री के लोग जो हैं बहुत सहृदय लोग हैं और वो आपको बताएंगे। आप और वो रहते हैं वहाँ के जो टेंट होते हैं उनके अंदर बुखारी से वो गर्म करते हैं, वहाँ रहते हैं और उनकी पोस्टिंग होती है 6 महीने। बड़ी मुश्किल हालात में रहते हैं। और कानपुर के लोग मिल जाएंगे वहाँ पे, आपको राजस्थान के लोग मिल जाएंगे, तमाम महाराष्ट्र में मिल जाएंगे। और वो लोग जो हैं उनको वहाँ पे कहते हैं कि ठीक है आप शौकिया, और उसका पैसा भी बहुत कम पैसा आपसे लेंगे। चाय तो ऐसे ही मुफ्त देते हैं और वो आपको कुछ गर्म पकौड़े वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको वहाँ पे और कुछ भी वहाँ पे उपलब्ध नहीं है, कोई दुकान नहीं है। तो वहाँ जो हमारी सेना है उसका जो चेहरा है बहुत ही खूबसूरत चेहरा आपको सिक्किम के उत्तर में मिलेगा सेना। तो हमारी सेना जो है उस पर हम लोग गर्व करते हैं, लेकिन उनका जो मानवीय पक्ष है वो आप वहाँ देख सकते हैं। वो आपको बताएंगे ये टैंक का ये यहाँ पे इस तरह का ये होता है। वो हमें उसके अंदर टैंक के अंदर ले जाने के लिए भी तैयार था। उसने कहा आपको अंदर चल के उसको दिखा भी सकता होगा। तो इस तरह के काफ़ी मिलनसार और खुशनुमा लोग वहाँ पे मिलिट्री के लोग हमने देखे। इसी तरह एक और वाक़या मुझे याद आता है। हम लोग अरुणाचल प्रदेश में चलते हम जहाँ पर हमें रुकना था वहाँ पर हमें जगह नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जाने वाले थे, तो उन्होंने सब बंद कर दिया, तो जगह नहीं मिली। और उससे आगे निकल गए और हमें पता चला कि ये आखिरी गांव है, इससे आगे चीन का इलाका है। तो वहाँ पर हम एक दो दुकानें भी थी वहाँ पे हम लोगों ने कहा, वो लोग खा रहे थे वहाँ पे नूडल खा रहे थे, तो हम लोगों को कुछ खाने को नहीं मिला। हमने कहा कि भैया हमें भी ज़रा हमें नूडल खिला दो। तो उन्होंने देखा और वो भाषा जो बोलते हैं समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने सिर्फ मना कर दिया। 5, 6, 10 जगह हमने पूछा, तो हमने कहा कि हमें खाने को दे दीजिए, नहीं दे, उन्होंने नहीं दिया। मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, क्या चक्कर है। फिर उसके बाद हम और थोड़ा नीचे उतर के वापस आए, तो वहाँ पर एक मिलिट्री कैंप था बहुत बड़ा। तो वहाँ पे एक संतरी था बाहर। संतरी को हमने कहा कि भाई हम तो सुबह से हम बहुत भूखे हैं, हमको कुछ भी खाने को नहीं मिलता,
और यहाँ पे लोग हैं वो देते नहीं है खाने को, तो हमने मांगा उनसे तो वो देते नहीं है। ये क्या मामला है? तो उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि वो लोग उन लोगों को डर लगता है कि हमने अगर आपको खाना दिया तो मिलिट्री वाले लोग सोचेंगे कि ये चीनियों के साथी हैं या कुछ इस तरह का सहयोग कर रहे हैं, तो वो हमेशा डर में रहते हैं। इसकी वजह से वो आपको खाने को नहीं मिलेगा। फिर हमने कहा कि आप यहाँ पे हमें कुछ दे सकते हैं? कहता मैं अपने कमांडेंट से पूछ के आता हूँ, आप रुकिए। वो अंदर गया, उसके बाद वो पूछ के परमिशन लेकर आया। हमने कहा आप आइए, संडे का दिन था, उनका स्पेशल लंच था। उन्होंने कहा हम आपको खाना खिलाएंगे, आप अंदर आइए, लेकिन आप हमसे हम यहाँ पे क्या करते हैं इसके बारे में आप कोई सवाल मुझसे नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बहुत बढ़िया खाना हमें खिलाया और उसके बाद हमें छोड़ने के लिए आया, हाथ मिलाए, सब तमाम सारी चीज़ें। तो मिलिट्री का ये चेहरा हमने देखा। जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर खास तौर पर आपको बहुत सहृदय चेहरा मिलेगा हमारे देश की मिलिट्री। तो यहाँ से आपके सवाल पर आ सकता हूँ। अगर कोई और सवाल हो नॉर्थ ईस्ट वगैरह, नॉर्थ ईस्ट का कोई सवाल हो सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े। मैं जब गया था जी। नॉर्थ ईस्ट में तो पहले तो जाता भी नाम था। वहाँ एक चीज़ आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, आर्थिक रूप से वो बहुत ही कमजोर है। एक तरह से सरकारी इमदाद पर ही जीवित रहते हैं। तो भारतीय जो यहाँ से फंड जाता है उसी पर उनका। मैंने देखा कि वहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है। बहुत उस तरह की कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए शायद वहाँ पर अधिक विरोध होता है, आंदोलन होते हैं। दूसरी बात ये है कि जो सातों जो आप कहें उसकी आत्मा है तो अलग अलग हो सकती, लेकिन वो उनको जोड़ता क्या है? उन सातों राज्यों को जोड़ने वाली कौन सा तंत्र है जो उन्हें जोड़ता है? मुझे तो क्योंकि वो कबीलाई समाज है, आप तो जानते हैं, और एक कबीला दूसरे कबीला को स्वीकार ही नहीं करता। एक तरह से ये भी मुझे लगा कि कई तीन चार चीज़ें हैं। एक तो पहला जो आपने सवाल किया वो बिल्कुल सही है। और मैं समझता हूँ कि स्वतंत्रता के बाद के कम से कम 50 साल 40 साल कम से कम, स्वतंत्रता के बाद के जो 40 वर्ष थे उनमें जो सरकारें थी और मुख्य रूप से कांग्रेस की ही सरकारें थी, तो उन पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि उस प्रदेश को विकसित करें। और मैं समझता हूँ कि बहुत कम काम हुआ उस दिशा में विकास के नाम पर उस प्रदेश में। मतलब आवाजाही तक इतनी मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी उसके लिए। हालांकि बहुत सारी योजनाएं बनी, उस पर पैसा दिया गया बाद में, जो इधर बनकर पूरी हुई हैं, जो पहले से शुरू की गई थी। तो ये चीज़ तो सच है कि वहाँ गरीबी थी, बदहाली थी, और वो प्रदेश जो है उनको हमारी वजह से हम भी ऐसा मानते रहे हैं। आप लोगों को याद होगी पिंक फिल्म में एक बहुत अच्छा हिस्सा था जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट को एक अलग नज़रिए से हम देखते हैं, वहाँ के लोगों को हम एक अलग नज़रिए से देखते हैं, जिसमें लगभग ये भाव होता है कि नहीं ये हम हिंदुस्तानी हैं और ये नॉर्थ ईस्ट, मतलब ये भाव जो है ये बहुत एक अलग भाव जो है हम इसको पोषित करते रहे हैं, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो ये एक बात तो हुई। और दूसरी, क्या जोड़ता है इन सातों प्रदेशों को? एक बात जो मैंने देखी वो तो ये है, जो बहुत ही अच्छी बात है और जो कहीं और नहीं है, वहाँ की स्त्री हमसे, हमारे प्रदेश से कहीं अधिक ताकतवर, कहीं अधिक निर्णय लेने वाली और सत्ता में
हिस्सा लेने वाली स्त्री है वहाँ के पुरुष के मुकाबले। और मेघालय में तो सबका ही है। मैं जब गया उनके साथ, उसने कहा मेरी पत्नी सब निर्णय करती है। हाँ, तो ऐसा है, नागालैंड में भी है, मिजोरम में भी है, तमाम। तो ये एक तो ये चीज़ है। दूसरे जो उनकी धारणाएं हैं बहुत सारी, जो ये लोग कहा जाता है कि ये लोग हिमालय के उस तरफ से आए थे, इस तरफ और यहाँ बस गए थे। तो उनकी प्रकृति के को लेकर उनके जो भाव हैं लगभग एक जैसे हैं। उसके संरक्षण का भाव जैसा आपको बस्तर में मिलेगा या दूसरी जगहों पर मिलेगा, उसी तरह का एक आदिवासी जो समाज था उनमें इसके संरक्षण का भाव जो है, और उनके पास साधन इतने कम हैं कि प्राकृतिक साधन जो है उनको बहुत सावधानी से रखते हैं। एक और चीज़ ये है। दूसरा, वहाँ पर काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि जो ईसाई समाज है उसने भी इनको एकत्रित किया है कई प्रदेशों को, जहाँ पे क्योंकि कई जगह पे इनकी जनसंख्या बहुत अधिक है। और धर्म को लेकर जो हमारी स्थापित धारणाएं हैं तमाम दूसरे प्रदेश में, वो धारणाएं आपको नॉर्थ ईस्ट में मिलेंगी। और इसी वजह से नॉर्थ ईस्ट ये जो प्रदेश हैं वो एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। और काफ़ी हद तक आप आगे आगे जाएं तो जो पश्चिमी इलाका है म्यांमार का जो सटा हुआ है, वहाँ पर भी लगभग संस्कृति लगभग वही है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक सूत्रता है काफ़ी हद तक इन सारे प्रदेशों में। जितिन जी, मैं ये कह रहा था कि जो अभी हमारे टाइम्स कैंटीन जो हमारी है, तो पिछले 8-10 साल से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ नॉर्थ ईस्ट के ही लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं हमारे। तो उनसे हमारी लगातार खाना लेते समय वैसे बातचीत होती है, चाय पीते समय। तो मुझे ये लग रहा है इधर कुछ वर्षों में, मतलब मोदी के कारण नहीं कह रहा हूँ, इधर के कुछ वर्षों में स्थितियाँ बदली हैं, काफ़ी उनका इंटरेक्शन हुआ, उनकी सोच मतलब एक मिलना जुलना बड़ा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। आपको एयर होस्टेस दिखाई देंगी बहुत सारी उस प्रदेश की, और वो बहुत गर्व के साथ और बहुत आत्मविश्वास के साथ आपसे बात करेंगी। तो ये परिवर्तन आया है, लेकिन इसमें नकारात्मक चीज़ें हैं। मैं विशेष रूप से कहूँगा, मैंने उसके बारे में लिखा है, एक पूरा चैप्टर है उसमें असम के बारे में। असम का जो जहाँ पर वो जो कानून आया उनका, जहाँ वो वहाँ से हटाने का किया, उसमें बहुत सारे जो पारंपरिक वहाँ के रहने वाले थे, विशेष रूप से जो मुसलमान थे, उन पर बहुत अत्याचार भी हुआ। वो कुछ बहुत लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहा गया, उनको मतलब दर्जा नहीं दिया गया। असम के मूल ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन परिवर्तन तो आए, सकारात्मक परिवर्तन हुआ। पहले भी मेरे साथ 77 में 5 मणिपुर के बच्चे, हाँ, एमए में हमारे साथ पढ़ रहे थे। तो 5 आए थे, गवर्नमेंट में उनकी फीस भी माफ की। तो इस तरह का एक्सचेंज भी था, मतलब ऐसा नहीं था कि अभी से पहले भी 77 में मैं पढ़ रहा था, एमए कर रहा था, और तब 5 विद्यार्थी हमारे डिपार्टमेंट में मणिपुर के। तो इस तरह उनको एक्सपोजर देना और इस तरह की चीज़ों को करना ये तो थी, लेकिन धीमी थी, ये बात सही है, कुछ नहीं था। मैं बता रहा हूँ 82-83 में पूरा लगभग मैंने नॉर्थ ईस्ट घूमा हुआ है सब कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं, मतलब कोई साधन नहीं आने जाने का साधन सबसे बड़ी ये परिवर्तन आया। अब तमाम सड़कें बन गई हैं, पर्यटन काफ़ी बढ़ गया है, लोग जाना सीधी ट्रेनें भी हो गई, सीधी ट्रेनें नहीं। दोस्तों, मैं आपको
5 मिनट में 3 मिनट में आपको मणि जी ने जो सवाल किया उसको वो कर देता हूँ। अगली चर्चा में भी हो सकता हाँ। है जब अगली बार आप आएंगे। हाँ, नहीं तो ऐसा तो होता ही है कि लेखन की शुरुआत हमेशा किसी न किसी वजह से होती है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जैसे 67-68 में। दूसरी चीज़ यह है कि मैंने एक जो मेरी दूसरी किताब है कंक्रीट का जंगल, उसमें एक पूरा चैप्टर लाहौर में है। लाहौर मैंने देखा नहीं, लेकिन लाहौर हमारा पैतृक शहर है और मैंने लिखा लाहौर के बारे में मुख्य रूप से अपनी दादी कहना चाहिए से, क्योंकि मेरी दादी लाहौर से थी और उनका मानना था जैसे लाहौर के तमाम लाहौरियों का मानना होता है कि लाहौर जैसा कोई शहर न था न होगा, तो वो सारी चीज़ें थी। अब लाहौर भी वो नहीं रहा, लाहौर भी काफ़ी परिवर्तित हो गया है। अभी हाल ही में एक किसी का ब्लॉग मैंने देखा जिसमें ये युद्ध जब हुआ अभी तो एक किसी पाकिस्तानी का ब्लॉग था। उसने लिखा हुआ था, अरे अब हिंदुस्तानी जा रही है, ले जाओ सब ले जाओ, तुमको जो ले जाना ले जाओ। और उसमें कहता मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, तुमको लाहौर चाहिए ना, लाहौर भी ले जाओ, तुम ले जाओगे तो 15 दिन के बाद हमें वापस कर दोगे। बहरहाल दोस्तों, बहुत बहुत आभार आप सब लोगों का। और चीज़ के बारे में हम लोगों ने कुछ बातचीत की, बहुत जैसा अलका ने कहा बहुत अधूरी, बहुत गहरी बातचीत थी, ये हम नहीं जानते हैं, अभी नहीं जानते हैं। अगली बार आप बुलाएंगे इसलिए ऐसा होगा। हाँ, तो धीरे धीरे, लेकिन जो कुछ सीमित हमारी जानकारी है उसके आधार पर हम लोगों ने बातचीत की और बहुत बहुत आभार आप सबका। अलका जी ने आपकी 3-4 किताबें खरीदी ये थी मुंबई से शामी एम इरफान की रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से अवगत कराएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।